वादे तो इन्होंने बहुत करते हैं, कई लोगों से करते हैं, कितने जितने भी आज हिंदूवादी लोग खत्म हुए, सारे लोगों से वादे ही तो किए हैं, पूरा कहाँ किए। हम सबको यही बताना चाहते हैं कि ये वादे तब तक ही रहेंगे जब तक के वो मैटर अभी तत्कालीन हुआ है, इसलिए अगर वो पुराना हो जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। 10 लाख रुपया उसको दिया गया बहराइच वाले को, वो 10 लाख रुपया अभी हम उनको यही बताना चाहते थे कि हम जाएंगे तो बताएंगे कि ये 10 लाख रुपया आपके कुछ भी नहीं है। जब कोर्ट में न्याय के लिए खड़ी रहोगी तो वहां न्याय नहीं मिलेगा, आपको पैसा नहीं होगा। ये 10 लाख रुपया आप सिर्फ न्याय के लिए रख लीजिए, आपके परिवार के लिए कुछ नहीं है। मेरे साथ जो बीता है और जो बीत रहा है वो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कोई नेता, ना कोई मंत्री, ना कोई कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ उसका परिवार दिखता है जो वहां खड़ा होकर के न्याय की भीख मांगता है कोर्ट में। आपने ये भी कहा कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अभी आपने एक बात कही। बिल्कुल मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। मैंने तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया कि अगर न्याय मिलना होगा तो मिलेगा और नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। हम क्या करें, हमारे पास धन नहीं है। ये सरकार, ये हमारे साथ में न्याय किया है, जो कि गरीबी रेखा के नीचे आता है, वो मकान मुझे दिया गया था। तो अन्याय तो मेरे साथ शुरू से हुआ है। आपने बताया कि नौकरी का वादा था, आपने बताया कि स्मारक का वादा था, उन सब का क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है उसका। ज्यादा समय हो गया तो कई बार फाइल वगैरह पता चला कि योगी जी नाराज चल रहे हैं आप लोगों से, तो नौकरी नहीं मिलेगी। तमाम नेता आते हैं, रोटियां सेकते हैं, चले जाते हैं, फिर वापस लौट के कोई नहीं आता। क्या आपको भी लगा कि ये सच है, ये बात? बिल्कुल भी सत्य है, बिल्कुल भी सत्य है। अधिकारी की क्या औकात है कि अधिकारी अपने पास रोक लेगा फाइल? वो मुख्यमंत्री टेबल पर जाती है, मुख्यमंत्री की साइड कर देते हैं। वो नहीं सम्मानते ना, वो उस फाइल को देखते तक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हमारे साथ में इस समय किरण कमलेश तिवारी हैं। कमलेश तिवारी जो कि हिंदू सभा के एक बड़े नेता थे और जिनकी लखनऊ में हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी है किरण कमलेश तिवारी। किरण, मुझसे मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप जो लड़ाई लड़ रही हैं अपने पति के लिए, इंसाफ के लिए, वो लड़ाई अभी कहाँ तक पहुंची है? सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप मुझे संपर्क किया और मेरी बात को आपने सुनने के लिए। जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये तो हमारी लड़ाई जो कि तिवारी जी ने शुरुआत किया था, और वो लड़ाई अभी जो तिवारी जी की बात हम करें तो अभी भी उनके केस में अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, अभी सिर्फ बयान पड़े हैं। बाकी रही हिंदुत्व की बात, तो हिंदुत्व की लड़ाई तो ज़िंदगी भर आदमी लड़ता रहेगा इसी तरीके से। मैं उनके उनके किरण, उनके केस की बात पूछ रहा हूँ आपसे। उनके केस की जो आप लड़ाई लड़ रही हैं, जो लीगल लड़ाई लड़ रही हैं, वो कहाँ तक पहुंची है? बिल्कुल अभी कहीं तक नहीं पहुँची है, क्योंकि 5 साल हो गया और 5 साल में क्योंकि मेरे पास आर्थिक स्थिति नहीं है, इसलिए हमारे केस में 5 साल हो गया, अभी उसमें बयान ही पड़ रहा है। जबकि हाई कोर्ट इलाहाबाद का जब निर्देश हुआ कि ज़मानत पर लोग छूट रहे हैं और इसका कोई भी अभी इसकी जानकारी मुझे लोअर कोर्ट से नहीं है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, तो इसकी सुनवाई जल्दी से जल्दी हो और इसके बयान पड़े। तब तो वहाँ शुरुआत हुई थी, क्योंकि फास्ट ट्रैक में तब तक नहीं आया था जब तक हाई कोर्ट का आदेश नहीं हुआ था। आपने ये भी कहा कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अभी आपने एक बात कही। बिल्कुल मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और ये तो हमारे सारे लोग समझते हैं। और मेरे अगर पर्सनल जो अगर बात करें तो जो मेरे अगल-बगल के लोग, जो हमारे पार्टी के लोग हैं, सारे लोग इस बात को जानते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं। गरीब को तो न्याय मिलना ही नहीं है, तो आप मुझे क्योंकि एक बात ये धन नहीं बताइए, है। क्या आपको कोई अच्छा वकील करने के लिए, कानूनी मदद के लिए, उसके लिए जो पैसे ज़रूरत होती है एक मुकदमे को लड़ने के लिए, उसकी भी समस्या आ रही है आपको, ताकि आप कोई अच्छा वकील कर सकें, ताकि आप कानून के मुताबिक जो कागज़ात तैयार करना और प्रक्रिया वो कर सकें, उसके लिए भी आपको दिक्कत आ रही है धन की? मेरे पास बहुत ज़्यादा दिक्कत है, परिवार भी हमारे साथ है। तिवारी जी के समय में तो तिवारी जी के बारे में तो सब जानते थे, क्योंकि वो एक कहीं ना तो कोई बिज़नेस, ना कोई नौकरी, कुछ भी नहीं था। तो ये स्थिति हमारे साथ है। मैंने तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया कि अगर न्याय मिलना होगा तो मिलेगा और नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। हम क्या करें, हमारे पास धन नहीं है। मुझे एक बात और बताइए,
किरण की जब कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी तो मुझे याद है उसके बाद कई नेता भी आए थे और कई सारे आपको शायद सरकार की ओर से भी कुछ वादे किए गए थे क्या आपको? उनकी क्या क्या वादे किए गए थे और क्या स्थिति है अभी तक? क्या-क्या मिला आपको? वादे तो किए गए थे। बेटे को नौकरी के लिए वादा था, बड़े बेटे को नौकरी मिलेगी। तिवारी जी के लिए एक स्मारक की बात हुई थी कि हमको एक स्मारक चाहिए, जी की वहाँ पे एक मूर्ति लगा सके। जहाँ पे हम रहते हैं इसका नाम चेंज करने की बात हुई थी। एक आवास की बात हुई थी। तो आवास मुझे दिया गया था जो काशीराम योजना वाले, पहले जो काशीराम योजना वाले मिलते हैं, उसी में मुझे आवास दिया गया। उसके लिए 28,000 रुपया मुझसे लिए गए और वहाँ पे अगल-बगल मेरे सामने सारे मुसलमान रहते हैं। तो मैंने कई बार बोला कि जो सरकार ने मुझे दिया है, ये सरकार मुझसे वापस ले ले क्योंकि हम वहाँ रहने नहीं जाएँगे और मेरी कोई यहाँ पे अपना कोई पर्सनल अपना घर नहीं है, तो ऑफिस है। तो ये सरकार ये हमारे साथ में अन्याय किया है जो कि गरीबी रेखा के नीचे आता है, वो मकान मुझे दिया गया था। तो अन्याय तो मेरे साथ शुरू से हुआ है और और इसके अभी अलावा भी हो रहा है। और इसके अलावा क्या-क्या जो वादे किए गए थे उनकी क्या स्थिति? आपने बताया कि नौकरी का वादा था, आपने बताया कि स्मारक का वादा था, उन सब का क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है उसका। नौकरी के लिए तो मैंने जब ज़्यादा समय हो गया तो कई बार फाइल वगैरह पता चला कि योगी जी नाराज़ चल रहे हैं आप लोगों से तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो मैंने हाई कोर्ट में उसके लिए एक केस डाला था। तो हाई कोर्ट से निर्देश आया था कि 3 महीने में इसको सॉल्ट आउट किया जाए। तो सरकार की तरफ से जवाब आया कि नौकरियाँ अभी वहाँ पे जगह नहीं खाली है। वो भी खत्म हो गया। तो अब किसी तरीके से ज़िंदगी अपनी व्यतीत करना है, तो कर रहे हैं। बाकी हमारा केस तो वैसे भी लापरवाही में ही से पड़ा हुआ है। और स्मारक वाली जो बात थी उसका क्या हुआ किरण? उसका भी कुछ नहीं हुआ, उस पे कोई सुनवाई भी नहीं हुई, जैसे का वैसे ही है सर। वादे तो इन्होंने बहुत करते हैं, कई लोगों से करते हैं, कितने जितने भी आज हिंदूवादी लोग खत्म हुए, सारे लोगों से वादे ही तो किए हैं, पूरा कहाँ किए? अभी हमने बात की चंदन गुप्ता के पिता से। किरण, आपको चंदन गुप्ता की याद होगी 2018 में कासगंज में तिरंगा यात्रा निकली थी, उसमें चंदन गुप्ता की उस दौरान जो हत्या हुई थी। चंदन गुप्ता के पिता अभी लखनऊ आए, लखनऊ में वो बाकायदा बैठे अपने हाथ में तख्ती लेकर के कि हमको इंसाफ दो। वो ये कह रहे हैं कि उनको आवास की बात कही गई थी, उनको उनकी बेटी के लिए नौकरी की बात कही गई थी, उनको कुछ भी नहीं मिला और वो ये भी कह रहे हैं कि अति उत्साह में नहीं आना चाहिए लड़कों को। मैं तो यही कहूँगा, कोई साथ नहीं देता है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। क्या कहेंगी इस पर आप? बिल्कुल, देखिए जिसके अंदर हिंदुत्व आज चल रहा है, जिसके अंदर हिंदुत्व है, वो आज की समस्याओं को देख कर के बर्दाश्त नहीं कर पाता है। कोई नहीं चाहता कि मुझे कोई मार दे, कोई नहीं चाहता कि मेरा परिवार खत्म हो जाए। अब उसके जाने के बाद परिवार तो खत्म हो गया, परिवार तो नहीं बचा, कैसे भी जी रहा है। तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है। बाकी चंदन गुप्ता को ले लिया जाए, तो चंदन गुप्ता का क्या वो तो रैली निकाला था ना तिरंगा, हुँ। नहीं उस तो समय वो मार दिया वो गया। सवाल ये है कि वो ये कह रहे हैं कि उसके बाद सरकार जो वादे करती है वो पूरे नहीं होते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। तमाम नेता आते हैं, रोटियाँ सेकते हैं, चले जाते हैं, फिर वापस लौट के कोई नहीं आता। क्या आपको भी लगा कि ये सच है ये बात? बिल्कुल भी सत्य है और जितनी भी घटनाएँ हो रही हैं, हम वहाँ खुद जाना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति मैंने बताया आपको नहीं ठीक। हम नहीं जा पाते हैं, थोड़ी मजबूरी मेरी क्योंकि गाड़ी-घोड़े से जाना, थोड़ा तेल-पानी की ज़रूरत है, भई गाड़ी में रहती है, हमारे पास नहीं होता। अब बिहार में भी घटना हुआ बहराइच में, बहराइच में घटना हुआ, जाने का प्रयास किया, हम नहीं जा पाए। हम सबको यही बताना चाहते हैं कि ये वादे तब तक ही रहेंगे, जब तक के वो मैटर अभी तत्कालीन हुआ है इसलिए। अगर वो पुराना हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा। 10 लाख रुपया उसको दिया गया, बहराइच वाले को। वो 10 लाख रुपया अभी हम उनको यही बताना चाहते थे कि हम जाएँगे तो बताएँगे कि ये 10 लाख रुपया आपके कुछ भी नहीं है। जब कोर्ट में न्याय के लिए खड़ी रहोगी, तो वहाँ न्याय नहीं मिलेगा, आपको पैसा नहीं होगा। ये 10 लाख रुपया आप सिर्फ़ न्याय के लिए रख लीजिए, आपके परिवार के लिए कुछ नहीं है। मेरे साथ जो बीता है और जो बीत रहा है वो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कोई नेता, ना कोई मंत्री, ना कोई कुछ भी नहीं दिखता। सिर्फ़ उसका परिवार दिखता है, जो वहाँ खड़ा होकर के न्याय की भीख माँगता है कोर्ट में। आपको ये क्यों लगा अभी आपने एक बात कही कि लोगों ने बताया कि योगी जी नाराज़ हैं? क्योंकि हमारे जो पहले कोषाध्यक्ष हमारे वकील साहब थे, वो गए थे मिलने।
और ब्रजेश पाठक कानून मंत्री थे उस समय, तो उन्होंने कहा था कि हमारे केस को फास्ट ट्रैक में चलवाया जाए, ये निवेदन है आपसे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पूरी तरीके से देख रहे हैं, फास्ट ट्रैक में कोर्ट चलेगा, आपका केस नहीं चल पाया। तो उन्होंने बात किया कि ऐसा-ऐसा है, हमारी फाइल आगे पहुँचा दी जाए कि तो उनके अपने व्यक्ति का फ़ोन आया उनके पास, ब्रजेश पाठक के पास। उन्होंने कहा कि ऐसी-ऐसी बात है, और जिस समय तिवारी की घटना हुई थी, उस समय योगी जी का थोड़ा से दोष दे रहे थे कि योगी जी की वजह से ये सब हो गया, इसलिए वो नाराज़ हैं। नौकरी मिलनी होती तो आज नौकरी मिलती, नौकरी उनको देना ही नहीं है। तो ये मामला है, सारी चीज़ें। आपको भी क्या लगता है कि इसमें सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि फाइल तो किसी अधिकारी के पास नहीं रुक सकती। जो फाइल जाती है, वो मुख्यमंत्री के टेबल तो जाती ही जाती है। अधिकारी की क्या औकात है कि अधिकारी अपने पास रोक लेगा फाइल? वो मुख्यमंत्री टेबल पर जाती है, मुख्यमंत्री की साइड कर देते हैं। वो नहीं सम्मानते ना, वो उस फाइल को देखते तक नहीं है कि उस फाइल में आखिर है क्या? अरे हम लोग भी सपोर्ट करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का सपोर्ट करते हैं, हम लोग भी सपोर्ट करते हैं। हम कोई कांग्रेसी या सपाई नहीं है। हम भी चाहते हैं कि भाजपा सरकार में जो अच्छा हो रहा है, योगी जी हमारे माननीय हैं, एक संत हैं, हम भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ ही अन्याय हो रहा है शुरू से, तो फिर मुझे कहना पड़ता है सारी चीज़ें। मुझे एक बात बताइए कि एक आपसे मेरा आखिर में सवाल ये है कि आपके परिवार में अभी कौन-कौन है किरण, मेरे सपोर्ट परिवार करने में के 3 लिए? हमारे बच्चे हैं। मेरे बच्चे हैं 3, और 2 बच्चे अभी हमारे पास रहते, जो कि अभी उनका मतलब पढ़ाई ही चल रही है। बीए वगैरह पास कर दिया, एक ने अपना एलएलबी बीए डाला हुआ है, और बड़ा वाला लड़का अपना एलएलबी कंप्लीट करके वो गाँव में रहता है हमारी मतलब मम्मी के पास। तो मेरा सपोर्ट करने के लिए फिलहाल यहाँ पे तो कोई नहीं, बच्चे अभी हमारे छोटे, अभी कोई काम लायक नहीं है। अब मुझे एक बात तो आखिर में ये किसी बता तरीके से दीजिए कि आपके बच्चे जो वो देख रहे हैं, अब समझदार हो चुके हैं, वो जो देख रहे हैं कि उनके पिता नहीं रहे, उसके बाद जो रुख है, जो सरकार का रुख है, जो उन तमाम लोगों का रुख है, जो उस समय समर्थन में सामने आए थे, जो आप घूम के देखते नहीं हैं। तो क्या बच्चों को क्या लगता है, क्या बच्चे अब आगे आएँगे इन चीज़ों के लिए, जिन चीज़ों के लिए आपके पति कमलेश तिवारी खड़े थे, जो जो इस बीच में उन्होंने देखा है कमलेश तिवारी की हत्या के बाद से आज तक, बच्चों के मन में क्या है अब? बच्चों के मन में बस यही है, थोड़ा से मेरा जो छोटा वाला बेटा है उसको इंटरेस्ट है राजनीति में। तो अभी तो खैर 20-22 साल का, 21 साल का है लड़का। बड़ा हो जाएगा तो करेगा राजनीति, अपने पिता की जो सोच थी, उनका जो हिंदुत्व था, उसको आगे बढ़ाएँगे हम लोग, बैठेंगे नहीं। उनके कार्य को तो आगे बढ़ाएँगे, जिस बात के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, उसको तो हम ठप नहीं करेंगे, बढ़ाएँगे। उसमें है राजनीति का गुण, थोड़ा बहुत तो वो करेगा आगे बढ़ के। किरण, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। किरण कमलेश तिवारी हैं, कमलेश तिवारी की पत्नी, और अपनी बातें बता रही हैं, और सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू और ये है कि ये बता रही हैं कि जिस मकसद के लिए ये पूरा परिवार और ये सब लोग इस मकसद के लिए लगातार संघर्ष किए, आज समस्या बहुत ज़्यादा है, ना नौकरी है, ना आवास है, ना ही जो मुकदमा है उसका खर्चा देने के लिए धनराशि, और कहीं से कोई मदद भी नहीं आ रही है। ये वो तस्वीर है जो वो सामने रख रही हैं। किरण, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। भैया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।